नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारी जो वीडियो है वो स्पेशली हरियाणा पीजीटी जो संस्कृत की वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसका एग्ज़ाम 14 मार्च को है, उसके लिए बनाई गई है। और जो ये वीडियो है वो यूजीसी नेट के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि जो सभी क्वेश्चंस है वो नेट के पैटर्न पर ही होते हैं वहाँ पर। तो जो साथी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जो साथी एचएससी संस्कृत पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उस वीडियो को पूरा देखें और इसमें पार्टिसिपेट करें इस टेस्ट में, और अपने आप को भी देखें। और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ जो कवर किया जाता है उस पॉइंट्स को आप साथ में नोट कर सकते हैं। इससे पहले हमने इसके 2 भाग कवर कर लिए हैं। जिस साथी ने वो नहीं देखे हैं तो वो देख सकता है उनको प्लेलिस्ट में जाकर। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, कवच सूर्य प्रभव है वंश है कवच अल्पिष्या मति ही तेतर क्या अलंकार है? यम कम दृष्टांत है निदर्शना या उपमा? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर हम एक प्रश्न के लिए आपको 5 से 10 सेकंड का हम समय रखते हैं, जिससे कि सभी साथी आंसर कर सकें। तो जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है उतना अपना आंसर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर अलंकार है निदर्शना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, निदर्शना अलंकार है यहाँ पर। कि निदर्शना में क्या होता है, जहाँ पर वाक्य में उपमान और उपमेय का वास्तविक संबंध न होते हुए भी अंत में सादृश्य का दिखाया जाता है, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। यहाँ संभव और असंभव 2 वाक्यार्थों में समानता दिखाई जाती है। जैसे ये श्लोक है हमारा, कव सूर्य प्रभो वंश है कव चाल्पिष्याह मति तितिर्षु दूरस्त्रम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। कि यहाँ सूर्यवंश के जो वर्णन रूपी संभव कार्य था उडुप, यानी कि छोटी नाव के द्वारा सागर को पार करने संबंधित असंभव कार्य में सादृश्य बताया गया है, इसलिए यहाँ पर निदर्शना अलंकार है। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही है। तो अगर हम यहाँ पर ये कहाँ से है, अगर इसकी बात करें हम, तो ये रघुवंश के प्रथम सर्ग से है। कौ सूर्य प्रभव वंश कौ चाल्पिष्या मति तितिर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। इसका हम अनुवाद देखेंगे, सूर्य प्रभो वंश कौ अल्पिष्या मतिश्च कौ मोहाद दुस्तरम सागरम उडुपेन तितिर्षु अस्मि। या इस श्लोक में क्या कवि अपनी विनम्रता का प्रकाशन करते हैं? सूर्य से उत्पन्न वंश अर्थात रघुवंश कहाँ है? थोड़े विषय वाली मेरी बुद्धि कहाँ? मैं अज्ञान से छोटी नौका से अत्यंत गंभीर समुद्र को तैरने की इच्छा कर रहा हूँ। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार छोटी नौका समुद्र का तैरना असंभव है, वैसे ही मेरी बुद्धि से रघुवंश के उत्कर्ष का कथन अपने प्रबंध का महत्व दिखलाने के लिए है। तो यहाँ पर अगर हम रघुवंश की बात करें तो रघुवंश कालिदास जी की रचना है और उसके अंदर कुल 19 सर्ग हैं रघुवंश के अंदर। और इसके अगर हम जो प्रथम है वो राजा दिलीप हैं और अंतिम जो है वो राजा अग्निवर्ण हैं। रघुवंश पर एक जो इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है कि इस पर मल्लिनाथ की कौन सी टीका है, तो वो संजीवनी टीका है। रघुवंश के ऊपर मल्लिनाथ जी की संजीवनी टीका है। तो यहाँ पर कव सूर्य अन्य जो उक्ति हैं, जैसे तेजसाम ही न वया समीक्षते, ये भी रघुवंश से है। तो ये यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सी होगा, निदर्शना। निदर्शना अलंकार के बारे में हमने आपको बता दिया कि क्यों है, और उसके अलावा ये जो उक्ति है वो कहाँ से है। तो इस तरह से ये इसके बारे में हम टोटली हर पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं, जिससे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, कि कई बार ऐसा होता है ये सूक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसी के बारे में आपसे पूछे तो हमें उसी टाइम याद आ जाएगा कि हाँ ये हमने पढ़ा था, तो रघुवंश से था ये। तो इस तरह हर एक पर्सन का एक्स्ट्रा फैक्ट हमें साथ में कवर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, अर्थो ही कन्या परकीय इति श्लोकांश है कुत्र वर्तते। यहाँ पर प्रश्न नंबर आप कर लीजिए, 2 नंबर है ये। अर्थो ही कन्या परकीय इति श्लोकांश है कुत्र वर्तते? मालती माधवे, कुमार संभवे, उत्तर रामचरिते या अभिजान शाकुंतले? अर्थो ही कन्या परकीय इति श्लोकांश है कुत्र वर्तते? मालती माधवे, कुमार संभवे, उत्तर रामचरिते या अभिजान शाकुंतले? तो ये कहाँ पर है? अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर, डी। तो यहाँ पर हमारा डी से जो है अर्थो ही कन्या परकीय। यहाँ पर जो श्लोकांश है ये कहाँ से है? अभिज्ञान शाकुंतल से है यहाँ पर। तो इसके बारे में, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में हम पहले जो दोनों वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर कर चुके हैं हर तरह से। तो इसलिए एक ही एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करना बार बार जरूरी नहीं, हमें टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करना है। तो इसलिए हम इसको, आप अगर जिसने नहीं देखे वो साथ ही पहली वीडियोज़ को देख सकता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके बारे हम मालती माधव, कुमार संभव, उत्तरांचल, इन सब पर भी बात हो चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर हम सीधा आंसर मार्क करेंगे डी। अर्थो ही कन्या परकीय ये कहाँ से है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। प्रश्न नंबर 3 है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति केन उक्तम? ये किसके द्वारा कहा गया है? जगन्नाथेन, विश्वनाथेन, ममटेन या बामहेन?
वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो ये किसके द्वारा है? विश्वनाथ जी के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, विश्वनाथ जी। तो किसका है ये? विश्वनाथ जी का। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन सही करेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 है, मृच्छकटिकम इति किम। मृच्छकटिकम क्या है? नाटकम, प्रकरणम, भाणय या नाटिका। मृच्छकटिकम क्या है? नाटकम, प्रकरणम, भाणय, नाटिका। मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक जी की रचना है। सबसे पहले तो हमें रचना पता नीचे किसकी है। ये किसकी है? शूद्रक जी की रचना है। और ये 10 अंकों का एक प्रकरण है। क्या है ये? प्रकरण है। इसके अंदर कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक जी की रचना है, ये एक प्रकरण है और उसके अंदर कुल 10 अंक हैं। और जो मृच्छकटिकम का नाम है वो इसमें छठे अंक की मिट्टी गाड़ी के प्रसंग को लेकर इस प्रकरण का जो नाम है वो मृच्छकटिकम पड़ा था। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही करेंगे। मृच्छकटिकम क्या है? वो एक प्रकरण है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, प्रहसने कति अंकाः सन्ति। प्रहसन में कितने अंक होते हैं? एक है, चत्वारः है, षट या 10। प्रहसने कति अंकाः सन्ति। प्रहसन क्या है? प्रहसन एक रूपक का भाग है। जैसे हमारे 10 रूपक हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। कौन कौन से? नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समकार, विधि, अंक और इहामृग। तो उनमें से प्रहसन जो है वो एक भाग है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुल 1 अंक होता है। ये एकांकी है। प्रहसन क्या होता है? वो एकांकी होता है। और इस एक जो इसका विषय वस्तु है वो कवि कल्पित होती है। प्रहसन की जो विषय वस्तु है वो कवि कल्पित होती है। और इसमें जो है नायक जो है वो निंद्य या कवि कल्पित होता है। और इसमें जो प्रमुख रस है वो हास्य होता है। इसके अंदर जो प्रमुख रस है वो हास्य होता है। और इसका जो उदाहरण है, कंदर्प केली रचना है। क्या? कौन सी रचना है? कंदर्प केली। वो क्या है? एक प्रहसन है और एक अंक की है। तो प्रहसन में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। और इसका जो प्रमुख रस है वो हास्य होता है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ए। प्रश्न नंबर 6 है, सरसिजम अनुविध्यम शैवालेनापि रम्यम इत्यत्र किम छंद है? शिखरणी, वसंतिलका, मंदाक्रांता या मालिनी। इसके अंदर कौन सा छंद है? सरसिजम अनुविध्यम शैवालेनापि रम्यम, मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति, इयम अधिकम मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वीं किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम्। इसके अंदर कौन सा छंद है? अगर हम वैसे भी देखें इसको, अगर छंद के हिसाब से अगर हमें देखा तो सबसे पहले जैसे हमने देखा लघु लघु लघु, फिर उसके बाद लघु, फिर लघु है, फिर लघु है, इस तरह से यहाँ पर। और उसके बाद फिर दीर्घ, फिर दीर्घ, और उसके बाद फिर यहाँ पर दीर्घ होगा, फिर लघु है, फिर दीर्घ है, और फिर उसके बाद दीर्घ है, फिर लघु, और फिर दीर्घ, और फिर दीर्घ, इस तरह से। तो ये कौन सा हुआ? पहले दीर्घ नगण, नगण, फिर मगण, फिर यगण, और फिर यगण। तो इस तरह से कौन सा? न मय युतेयम मालिनी भोगी लोकी। तो कौन सा बना यहाँ पर? मालिनी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। सरसिजम अनुविद्यम शैवालेनापि रम्यम मलिनाम अपि हिमांशु और लक्ष्मीं तनोति। इस तरह से अच्छा लय में जो गा सकते हैं वो लय नहीं बन पाया। जैसे एक वो है, अतुलित भलिधामम हेम शैलाभ देहम, तो उस पर ये होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है वो डी ऑप्शन सही होगा। सरसिजम अनुविद्यम शैवालेनापि रम्यम इत्यत्र किम छंद है? मालिनी। प्रश्न नंबर 7 है, बाल भारतम कस्य कृति। बाल भारत जो है वो किसकी रचना है? व्यासस्य, राजशेखरस्य, भासस्य या भारवेः। बाल भारतम इति कस्य कृति? व्यासस्य, राजशेखरस्य, भासस्य या भारवेः।
तो ये जो है वो बाल भारत जो है किसकी रचना है? बाल भारतम राजशेखर जी की रचना है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बाल भारतम इति कस्य कृतिः राजशेखरस्य। इनके अलावा जो इनकी एक रचना और है बाल रामायण। बाल भारत के अलावा दूसरी कौन सी है? बाल रामायण। तो दोनों रचनाएं जो हैं वो राजशेखर जी की हैं, बाल रामायणम और बाल भारतम। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, सर्गाः कुत्र भवन्ति। सर्ग कहाँ पर होते हैं? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गद्य काव्य या महाकाव्य? सर्गाः कुत्र भवन्ति। प्रश्न नंबर 8 है ये, सर्गाः कुत्र भवन्ति। तो सर्ग कहाँ पर होते हैं? सर्ग होते हैं महाकाव्य के अंदर। तो डी ऑप्शन जो वो हमारा सही होगा, महाकाव्य। महाकाव्य का लक्षण क्या है? सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्रेको नायकः सुरः सद्वंशम अक्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एक वंशा भवा भूपः कुलजा बहवो अपि वा श्रृंगार वीर शांत नामे को अंगीरसः इष्यते अंगानि सर्वेपि रसः सर्वे नाटक संदेह है। तो ये जो है महाकाव्य का लक्षण होता है। तो यहाँ पर जो सर्ग बंध है क्या है? वो महाकाव्य है। सर्गा कुत्र भवन्ति, महाकाव्य। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, महाकाव्य। प्रश्न नंबर 9 है, अर्थ गौरवम इति कस्य वैशिष्ट्यम। जो अर्थ गौरव है वो किसका वैशिष्ट्य है? माघस्य, भासस्य, भारवे या दंडिन है। अर्थ गौरवम इति कस्य वैशिष्ट्यम। तो जैसे हमें पता है कि उपमा कालिदासस्य दंडिन है पदलालित्यम और भारवेर अर्थ गौरव। तो भारवी का अर्थ गौरव है। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन सही होगा। और दंडिन और माघे संति त्रयोगुणः जो युक्ति है, तो उससे क्या है? जो अर्थ गौरव किसका है? तो वो भारवी जी का वैशिष्ट्य है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अर्थ गौरव इति कस्य वैशिष्ट्यम भारवे। तो सी ऑप्शन हम सही करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, सायणाचार्य है क्या? सायणाचार्य कौन है? ब्रह्मसूत्र भाष्यकार है, गीता टीकाकार है, धर्मशास्त्र प्रणेता है या वेद भाष्यकार है? तो सायणाचार्य जो थे वो एक वेद भाष्यकार थे। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, वेद भाष्यकार थे। अगर इनके सायणाचार्य जी के बारे में अगर हम जानें तो महाराज वृक राय जो थे ने संस्कृत, उनके जो संस्कृत साहित्य आर्य धर्म था हिंदू सभ्यता के प्रति विमल तथा प्रगाढ़ अनुराग से हम सर्वथा परिचित ही हैं कि जो महाराज वृक राय जी थे उनसे महाराज ने अपने उच्च विचारों की कार्य रूप में परिणित करने के लिए आवश्यक समझा कि हिंदू धर्म के आदिम तथा प्राणभूत ग्रंथ वेदों के अर्थ की सुंदर तथा प्रमाणिक ढंग से व्याख्या की जाए। इसके लिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु तथा राजनीतिज्ञ अमात्य माधव का आदेश दिया कि वेदों के अर्थ का प्रकाशन किया जाए। माधवाचार्य वेदार्थ के मर्मज्ञ मीमांसक थे। जैमिनीय न्यायमाला की रचना कर उन्होंने अपने मीमांसा ज्ञान का प्रकृष्ट परिचय दिया था। अतः ऐसे सुयोग्य विद्वान से वेदार्थ की व्याख्या के लिए प्रार्थना करना नितांत उपयुक्त था। परंतु जान पड़ता है कि अनेक आवश्यक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण माधव अपने शिष्य तथा आश्रयदाता के इस आदरणीय आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस कारण अथवा किसी अन्य अभिप्राय से माधव ने अपने ऊपर इस गुरुतर कार्य के निभाने का भार नहीं रखा। फलतः उन्होंने राजा से कहा कि मेरा छोटा भाई सायणाचार्य वेदों की सब बातों को जानता है। ठीक है, कौन थे उनके छोटे भाई? सायणाचार्य जी। तो गूढ़ अभिप्राय था, रहस्य से परिचित है, अतः इन्हीं को इस व्याख्या कार्य में नियुक्त कीजिए। माधवाचार्य के इस उत्तर को सुनकर वीर जो वृकराय महीपति ने सायणाचार्य को वेदार्थ के प्रकाशन के लिए आज्ञा दी। तब कृपालु सायणाचार्य ने वेदार्थों की व्याख्या की थी। तो जो सायणाचार्य है वो वेद भाष्यकार थे। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है। ये कहाँ से विवरण जो है वो तैत्तिरीय संहिता भाष्य के आरंभ में दिया गया है। जो विवरण हमने आपको बताया है कि ये सायणाचार्य कौन थे और कहाँ से थे, कैसे थे, किसके राज्य से थे? महाराज वृक राय। और उनमें जो इनके बड़े भाई थे उनसे फिर इन्होंने ये इसका वर्णन किया था। इनका जो वेद भाष्यकार ये बने थे। माधव के छोटे भाई थे सायण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, अनुष्टुप छंदसः प्रतिपादम पंचमो वर्णो भवति। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में पांचवा वर्ण होता है, गुरु, लघु, संयुक्त या व्यंजन वर्ण।
अनुष्टुप छंद में प्रतिपादम पंचमो वर्णो भवति। पांचवा वर्ण कौन सा होता है? गुरु, लघु, संयुक्त या व्यंजन वर्ण। कि अगर हम अनुष्टुप के छंद लक्षण का हमें याद है तो श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, तो सर्वत्र लघु पंचमम, पांचवा क्या होता है? हर सब जगह लघु होता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या था इसका लक्षण? श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादिहो हर्षवम सप्तम दीर्घमन्यो। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यानी कि अष्टम अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक पाद का जो षष्ठ वर्ण गुरु तथा पंचम वर्ण लघु होता है। छठा वर्ण अगर हमसे पूछा जाए तो वो क्या होता है? गुरु होता है। लेकिन जो पंचम वर्ण है वो क्या होता है? लघु होता है। इस सप्तम वर्ण जो है वो द्वितीय चतुर्थ पाद में हर्षव था, प्रथम और तृतीय पाद में दीर्घ होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। पांचवा वर्ण पूछा गया हमसे तो वो क्या है? लघु है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि सन्निहिता। जो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में सन्निहित है? शांति पर्वणि, भीष्म पर्वणि, सर्वारोहण पर्वणि या आदि पर्वणि। ये किस पर्व के अंदर है? श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व के अंदर है? शांति पर्व, भीष्म पर्व, सर्वारोहण पर्व या आदि पर्व। जो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो हमें पता है कि महाभारत के अंदर कुल 18 पर्व हैं और गीता के अंदर 18 अध्याय हैं। तो यहाँ पर जो है श्रीमद् भगवत गीता महाभारत किस पर्व के अंदर है? तो वो भीष्म पर्व के अंदर है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत से कस्मिन पर्वणि सन्निहिता, भीष्म पर्वणि। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, भीष्म पर्वणि। प्रश्न नंबर 13 है विद्यावतां कस्मिन् ग्रंथे पृक्षा भवति? श्रीमद्भगवते, रामायणे, महाभारते या विष्णुपुराणे। विद्यावतां कस्मिन् ग्रंथे पृक्षा भवति? श्रीमद्भागवते, रामायणे, महाभारते या विष्णुपुराणे। तो ये है श्रीमद् भागवते। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। विद्यावताम कस्मिन् ग्रंथे पृक्षा भवति? श्रीमद् भागवते। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, श्रीमद् भागवते। पाणिनिना विरचितम नाटकम किम? प्रश्न नंबर 14 है ये, चतुर्दश। पाणिनिना विरचितम नाटकम किम? पाणिनि के द्वारा रचित जो है वो नाटक कौन सा है? मृच्छकटिकम, जामवंती विजयम, अनर्गरागवम और एविमार्कम। तो यहाँ पर जो पाणिनि जी की सबसे पहले हमें पता है कि जो मृच्छकटिकम है वो किसकी रचना है? शूद्रक जी की रचना है। ठीक है। और जो इनमें अनर्गरागवम है वो है मुरारी, और जो एविमार्कम है वो किसकी रचना है? भास जी की रचना है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है? जामवंती विजयम। जो जामवंती विजय है वो किसकी रचना है? पाणिनि जी की रचना है वो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। पाणिनिना विरचितम नाटकम किम? जामवंती विजयम। बाकी तीन भी हमें पता होने चाहिए साथ साथ ही, अगर हमें कई बार पूछ लेता है तो हमें तीनों का बता दिया आपको। जैसे अविमार्कम है, ये किसकी रचना है? भास जी की रचना है ये। और इसमें कुल 6 अंक हैं, जिसमें राजकुमार अविमारक यानी कि विष्णुसेन जो है एवं कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के प्रणय और परिणय का वर्णन है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो बी सही होगा। पाणिनि का जो विरचित नाटक पूछा गया हमसे तो वो जामवंती विजय है। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई बार पाणिनि सिर्फ अष्टाध्यायी से संबंधित समझते हैं, लेकिन उनके एक नाटक भी है तो वो है जामवंती विजयम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। यद इहास्ति तद अन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कवचित इत्यत्र इह शब्देन किन अभिहितम। कि यहाँ पर जो इह शब्द से इससे क्या अभिहित होता है हमें? यदि है अस्ति तद अन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कवचित, कि ये किसके यहाँ जो इह कहा गया है किसके लिए है, या किसके लिए ये वाक्पंक्ति है? भागवतम, महाभारतम, पुराणम या रामायणम। यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कवचित।
क्वेश्चन नंबर 15 है ये, मार्क कर ले, 15 नंबर है ये। यदि हस्ति तदनंतर यन्यहस्ति न तत्कवचित, तो किसके लिए है ये? महाभारतम। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, किसके लिए कहा गया ये? महाभारत के लिए। तो बी सही है। प्रश्न नंबर 15 था, यहाँ पर प्रश्नों के क्रमांक नहीं लिखे गए हैं, तो इसके लिए मैं आपको साथ साथ ही बता रहा हूँ कि प्रश्न संख्या क्या है ये। तो अपने प्रश्न संख्या के साथ आप आंसर कर सकते हैं साथ साथ ही। यायावरीय है इति कै ख्यात है? राजशेखर है, आनंदवर्धन है, हेमचंद्र है और मुकुल भट्ट है। प्रश्न संख्या 16 है ये, षोडश। यायावरीय है इति कै ख्यात है? राजशेखर है, आनंदवर्धन है, हेमचंद्र है या मुकुल भट्ट है? यायावरीय है से कौन किसकी ख्याति है? तो वो है राजशेखर है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो वो हमारा सही होगा, राजशेखर है। यायावरीय है इति क्या ख्यात है? राजशेखर है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाग नगादि राजा पूर्व अपरातो निधि स्थित है वगाया पृथिव्या स्थित है इव मानदंडा है। शायद यही है पूरा, तो कर लें इसको। कुत्र वर्तते, ये जो पद्य है वो कहाँ पर है? रघुवंशे, महाभारते, कुमार संभवे और ऋतु संहारे। और देख, मैं एक बात आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे खुद महसूस हुई है कि जो प्रश्न हमने वीडियो के बीच में पूछे हैं, वो प्रश्न कई साथी आंसर करने से हिचकिचाते हैं, या किसी ने आंसर किया तो उसको लाइक करने से हिचकिचाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारा ये चीज़ हमें अपने आप से समझनी चाहिए कि अगर हम जो भी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी कंठस्थ हो जाता है हमें। और अगर कोई अच्छा लिख रहा है, अगर हम उसके आंसर को पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज खुद की इंप्रूव हो रही है। तो अगर कोई साथी आंसर कर रहा है तो उसको, मैंने कहा था, आप उसको लाइक करें उनके आंसर को। कोई अच्छा आंसर लिख रहा है, अच्छा डिस्क्रिप्टिव कर रहा है, उसको अच्छे से उसको आंसर को व्याख्यान कर रहे हैं उसके जो हमने पूछा है। और इसके अलावा आप अपनी तरफ से आंसर करें। सभी साथी जितने प्रश्न पूछे जाते हैं आप अधिकतर जानते हैं उन उत्तरों को, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम लिखने से या टाइप करने से हिचकिचाते हैं। पता नहीं वहाँ पर क्या रीज़न होता है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आपसे मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर ज़रूर करें, क्योंकि अगर कोई स्पेशल प्रश्न छोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं किसी विशेष पर्पज़ के लिए, विशेष उद्देश्य से ही छोड़ा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों के आप उत्तर अवश्य करें। और इससे पहले जो हमने प्रश्न आपको पूछा था भाग 1 के अंदर, तो उसको आज हमने इंस्टा की अपनी स्टोरीज में पोस्ट कर दिया है, साथियों ने उसको देख भी लिया है। अगर उसको कल हम टेलीग्राम चैनल पर भी, लिंक पर भी डाल देंगे टेलीग्राम के उसमें, तो वहाँ भी आप उसके आंसर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो उसको आंसर करने की कोशिश करें। सही होगा गलत होगा वो बाद की बात है, लेकिन आप टाइप करें। और मैं आपको एक चीज़ और सुझाव दिया था कि आप कोशिश करें देवनागरी लिपि में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि देखो इंग्लिश में हम जब टाइप करते हैं और संस्कृत का कोई शब्द लिखते हैं तो वो एक अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अगर हम प्रयास करें कि हम संस्कृत में टाइप करें, ऐसी बात नहीं, हम लोग अच्छे से इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं कि हम उसको टाइप कर सकते हैं। तो प्रयास करें, और प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती। जो नहीं कर सकते अच्छे से हिंदी टाइप को मोबाइल के अंदर, तो वो भी सीख जाएंगे इसको। और कहीं ना कहीं हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में इसकी सहायता मिलेगी, हमें शब्द का सही ज्ञान होगा। तो यहाँ पर हमारा जो अस्तित्व सामदृशि देवतात्मा हिमालय नाग नाम नगादि राजा पूर्व अपरा स्थित पृथ्व्या स्थित पृथ्व्या वगाया स्थित यु मानदंड है। उस तरह से दूसरी पंक्ति को आप ध्यान होगी आपको। तो यहाँ पर जो ये किस कहाँ पर है, तो वो कुमार संभवम के अंदर है। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही है, कुमार संभवे। प्रश्न नंबर 18 है, गंगा लहरी इति केन विरचिता? गंगादासेन, कालिदासेन, जगन्नाथेन या भारवीणा? जो गंगा लहरी है वो किसकी रचना है? गंगादास जी की, कालिदास जी की, जगन्नाथ जी की या भारवी जी की? गंगा लहरी जो है वो जगन्नाथ जी की रचना है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन होगा, गंगा लहरी जो है वो जगन्नाथ जी की रचना है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, कृत तद्धित समासाश्चैति किम विधायकम सूत्रम? कृत प्रत्यय विधायकम, समास विधायकम, प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम या प्रथमा विधायकम? कृत तद्धित समासाश्च जो सूत्र है वो किसका विधायक है? कृत प्रत्यय, समास विधाय, प्रातिपदिक संज्ञा या प्रथमा विधायकम? जो कृत तथित समासाश्च सूत्र है उससे क्या होता है? कृत तथित अंतौ समासाश्च तथा स्युः। इसमें क्या होता है? प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही होगा,
प्रातिपदिक संज्ञा, कृत प्रत्यांत, तद्धितयुक्त और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृदंत जैसे कर्ता, हर्ता, कारक, पाचक, और तद्धित जैसे औपगव है, नाडायन है, और समास जैसे राजपुरुष है और चित्रगुहु। इसमें क्या होता है, कृत तद्धित समासा से सूत्र से क्या होता है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम। कृत तद्धित समासा से इति किम विधायकम सूत्रम प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम। प्रश्न संख्या 20 है, एतेषु किम खंड काव्य, इनमें हमें खंड काव्य बताना है कौन सा है। ऋतु संहारम, कादम्बरी, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम। इनमें से कौन सा है जो वो खंड काव्य है। अगर हमें बाकी विषयों पर अच्छे से पता है तो हमें उसी टाइम पता होना चाहिए कि ऋतु संहार जो है वो एक खंड काव्य है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। ऋतु संहार में ग्रीष्म ऋतु से वसंत ऋतु तक 6 ऋतुओं का वर्णन है और उसमें 6 सर्गों में किया गया है। 6 ऋतुओं का वर्णन और 6 सर्ग, ठीक है। जैसे ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। यह कालिदास की प्रथम कृति है और इसमें कुल 144 पद्य हैं। 144 पद्य हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर एतेषु किम खंड काव्यम ऋतु संहारम, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये धातोः लुंग लकारे प्रथम पुरुषस्य एक वचने किम रूपम भवति, एधिष्ठ, एधिष्ठ, एधीषि या एधीशत। एध धातु के लुंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में कौन सा रूप होगा यहाँ पर, एधिष्ठ, एधिष्ठ, एधीषि या एधीष्ट। तो यहाँ पर होगा एधिष्ट। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ए धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूपम होती एधिष्ट, ए सही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 22 है, इतेषु किम वेदांगम अस्ति, इनमें से क्या जो है वो वेदांग है। भावना, ब्राह्मणम, शिक्षा या उपनिषद। वेदांग क्या है, बहुत आसान प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इनमें वेदांग जो है वो हमें पता है कि हमारे वेदांग हैं वो 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी, शिक्षा जो है वो वेदांग है। प्रश्न संख्या 23 है, एतेषु किम पुराण लक्षणम नास्ति, इनमें से कौन सा जो है पुराण लक्षण नहीं है। सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है या अपवाद है। इनमें से कौन सा है जो पुराण का लक्षण नहीं है। अगर हम पुराण का लक्षण देखें तो होता है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणी च वंशानुचरितम चय पुराणम पंचलक्षणम। कौन कौन से 5 लक्षण हैं पुराण के, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। तो इसमें कौन से देखिए, सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, उसके बाद मनवंतर और वंशानुचरित। तो अपवाद नहीं है। तो हमसे यहाँ से क्या पूछा गया है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर, अपवाद नहीं है। 5 होते कौन कौन से, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। वंशानुचरित सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणी च वंशानुचरितम चय पुराणम पंचलक्षणम। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। हमसे नहीं पूछा गया है तो हम डी सही करेंगे। प्रश्न संख्या 24 है, न्याय वैशेषिक मते अनुमानम किम, अनुमितिकरणम, अनुमिति ही, अनुमिति साध्यम या प्रमा। न्याय वैशेषिक मते अनुमानम किम, अनुमितिकरणम, अनुमिति ही, अनुमिति साध्यम या प्रमा। तो न्याय वैशेषिक मते अनुमते अनुमानम किम, अनुमितिकरणम। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही होगा, अनुमितिकरणम। न्याय वैशेषिक मते अनुमानम किम, अनुमितिकरणम, अनुमानम। प्रश्न संख्या 25 है, ऋग्वेदस्य प्रथम सूक्तस्य देवता का। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के देवता कौन है, आदित्य है, सविता, सूर्य या अग्नि। तो वो है अग्नि। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के देवता कौन है, अग्नि है। वेदस्य विकृति पाठा कियन्तः, षड्, सप्त, अष्ट या नव। वेदस्य विकृति पाठा कियन्तः। जो वेद के विकृति पाठ हैं वो
8 हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। और वो कौन से हैं वो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। वेदस्य विकृति पाठा कियंत है। आप जो लाइव चैट के अलावा जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखे अपने आंसर, ऐसे जो हमसे पूछे जाते हैं आपसे, आप वीडियो के एंड में लिख सकते हैं उनको, एक बार उसको लाइव चैट के अंदर टाइप करके कि वो कौन से हैं 8। उसके अलावा आप उसको देवनागरी लिपि में कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करें अलग से, लाइव चैट से अलग, क्योंकि लाइव चैट जो है वो बाद में नहीं शो होती है। तो जो मुख्य जो कमेंट सेक्शन होता है यहाँ पर, उसके अंदर आप उसको लिखें। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है, वेदस्य विकृति पाठा कियंतः अष्ट। प्रश्न संख्या 27 है, केनो कठोपनिषद केन वेदेन सह संबंधा। कठोपनिषद जो है वो किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेदेन, शुक्ल यजुर्वेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन या सामवेदेन। कल हमने ऐसे केनोपनिषद से संबंधित था, उसको हमने किया था कवर। तो आज कठोपनिषद से पूछा गया है, तो ऐसे हमें हर एक उपनिषद का किस वेद से संबंधित है उसका पता होना चाहिए। तो कठोपनिषद है जो किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, या कृष्ण यजुर्वेद से, या शुक्ल यजुर्वेद से, या सामवेद से, किससे संबंधित है ये? तो जो कठोपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कठोपनिषद केन वेदेन सह संबंधः कृष्ण यजुर्वेदेन, तो सी सही होगा हमारा। धातु प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम किम भवति? पद संज्ञा, धातु संज्ञा, प्रत्यय संज्ञा या प्रातिपदिक संज्ञा। धातु प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम किम भवति? प्रश्न संख्या 28 है ये। तो वो क्या होता है? प्रातिपदिक संज्ञा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, डी। धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम किम भवति? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रश्न संख्या 29 है, किम सत्यम अस्ति। इनमें से कौन सा सही है? पाणिनि प्रातिशाख्य भाष्यकार है, यास्क ऋग्वेद भाष्यकार है, बादरायण है सूत्रकार है, या कात्यायन है टीकाकार है। इनमें से हमें सत्य देखना है कौन सा है, सही मिलान कौन सा है इनमें से। पाणिनि प्रातिशाख्य भाष्यकार है, यास्क है ऋग्वेद भाष्यकार है, बादरायण है सूत्रकार है, या कात्यायन है टीकाकार है। तो यहाँ पर एकमात्र जो सही है वो है सी, बादरायण है सूत्रकार है, बाकी सब ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है, क्योंकि हमसे किम सत्यम अस्ति यही पूछा गया है। तो यहाँ पर बादरायण है सूत्रकार है। काद्यो मावसानः वर्णः के भवन्ति। उष्माणः, जिह्वामूल्यः, अंतस्थः या स्पर्शः। काद्यो मावसानः वर्णः के भवन्ति। उष्माणः, जिह्वामूल्यः, अंतस्थः या स्पर्शः। जो काद्यो मावसाना वर्ण है वो कौन से होते हैं? स्पर्शः। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा कि ये कैसे मैतक हैं। जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, कै चे टे तै पै, वो कै वर्ग कै से प्रारंभ होकर और पै वर्ग का अंतिम जो है वो मैं होता है। तो काद्यो मावसाना वर्ण के भवन्ति स्पर्शः। तो ये जो कुचु टुतु पु जो हमारे वर्ग हैं सारे पांचों, इनमें ऊ की संज्ञा होती है, इसलिए इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। क्या काद्य मावसाना, उदित या स्पर्श वर्ण। तो ये सब हमारे कौन से होते हैं? स्पर्शः। तो डी हमारा जो सही होगा, डी ऑप्शन। विवर्तवादम के स्वीकुर्वन्ति। न्यायिकाः, सांख्या, वैष्णव या अद्वैतिनः। प्रश्न संख्या 31 है ये। विवर्तवादम के स्वीकुर्वन्ति। न्यायिकाः, सांख्या, वैष्णव या अद्वैतिनः। विवर्तवाद को कौन स्वीकार करते हैं? न्यायिक, सांख्य, वैष्णव या अद्वैत। तो होता है अद्वैतिन है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। विवर्तवादम के स्वीकुर्वन्ति अद्वैतिन है। प्रश्न संख्या 32 है, बुद्ध चरितम इत्यस्य कै रचयिता। बुद्ध चरितम के रचयिता कौन है? भास है, अश्वघोष है, शूद्रक है या भारवी। बुद्ध चरितम के रचयिता कौन है? भास, अश्वघोष, शूद्रक या भारवी। तो बुद्ध चरितम के रचयिता कौन है? वो है अश्वघोष जी हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। तो अश्वघोष का जो मूल नाम था वो आर्यभदंत था। इन्हें बौद्ध भिक्षु, मातृचेट, पितृचेट, मति मित्र आदि नामों से भी जाना जाता है। और बुद्ध चरित में कुल कितने? 28 सर्ग हैं। कितने हैं? 28 सर्ग, जिनमें 17 को प्रमाणिक माना गया है। 1 से 14 सर्ग तक जो सर्ग है संस्कृत में लिखे गए हैं, था आगे के सर्ग नेपाली भाषा में माने जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर और जो अश्वघोष की एक रचना हो रहा है, सौंदरनंदम है, सारिपुत्र प्रकरण है और राष्ट्रपाल नाटकम है। तो ये मानी गई है इनकी रचनाएं। सौंदरनंद के अंदर 18 सर्ग हैं और सारिपुत्र प्रकरण में कुल 9 अंक हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो बुद्ध चरितम जो किसकी रचना है वो अश्वघोष जी की रचना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही होगा।
प्रश्न संख्या 33 है, एतेषु किम वेदांगम वेदस्य मुखम। कल्प है, छंद है, व्याकरण है या व्याकरणम या निरुक्तम। यही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। ये प्रश्न पहले भी हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन दोनों तरफ से पैटर्न चेंज है, इसलिए इसको रखा गया है यहाँ पर कि दोनों बार अलग तरीके से पूछा गया है कि वेद एतेषु किम वेदांगम वेदस्य मुखम। इनमें से जो कौन सा वेदांग है वो वेद का मुख है। हमने कल पूरे आपको वेदांग के बारे में बताया था, कौन सा किसको क्या बताएगा, जो श्लोक है उसका, तो उसके बारे में हमने बताया। छंद है पादव तो वेद से, इस तरह से जो श्लोक है तो उसको हमें याद होना चाहिए। कल भी हमने यही कहा था आपको कि हमें 6 के 6 वेदांग किसका किससे क्या कहा गया है कि छंद पैर हैं तो मुख क्या है, तो ऐसे हमें उनका याद होना चाहिए। तो मुख क्या होता है, व्याकरण है। तो यहाँ पर हमारा सी मुखम व्याकरणम स्मृतम, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, व्याकरणम। एतेषु किम नाटकम वीर रस प्रधानम। अभिजान शाकुंतलम, वेणी संहारम, मालती माधवम और स्वप्नवास दत्तम। इनमें से कौन सा जो नाटक है वो वीर रस प्रधान है। अभिजान शाकुंतलम है, वेणी संहार है, मालती माधव है या स्वप्नवास दत्तम है। इनमें से कौन सा नाटक वीर रस प्रधान है। इनमें जो वेणी संहार जो नाटक है वो वीर रस प्रधान है, जिस जो महाभारत से जिसका वृतांत लिया गया है, जिसमें कि दुर्योधन का वध करता है भीम। तो ये जो है वो वीर रस प्रधान है। वेणी संहार की चोटी, इसमें वेणी से चोटी से है, द्रौपदी के बालों के केसों से है। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। एतेषु किम नाटकम वीर रस प्रधानम वेणी संहारम। अर्थो ही कन्या परकीय एवं प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, व्यतिरेक या उत्प्रेक्षा। अर्थो ही कन्या परकीय एव ताम अद्य संप्रेष्य परिगृह्यतु जातो ममायम विसदा प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। जो ये है तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है। यहाँ पर जो है न्यास रूप वस्तु की संभावना शकुंतला के साथ दिखाई गई है। जो शकुंतला है उसको न्यास रूपी वस्तु की तरह माना है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार की। जहाँ उपमेय की उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए वहाँ पर जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। भविष्य संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृति से प्रात्मना। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यहाँ पर जैसे एक हमें एव भी पता है कि यहाँ पर कई स्थानों पर ईव शब्द का प्रयोग देखा जाता है। यहाँ इस तरह के अर्थ होते हैं, की तरह प्रतीत, की तरह लग रहा है, की तरह है, की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसे जो होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अर्थो ही कन्या परकीय एव। प्रश्न संख्या 36 है यहाँ पर, चिदानंदाकारम श्रुति सरसारम संसारम समरसम इति वर्तते। यहाँ पर क्या है, उपेंद्र वज्रा छंसी, उपजाति छंसी, मंदाक्रांता छंसी या शिखरणी छंसी। किस छंद के अंदर चिदानंदाकारम श्रुति सरसारम समरसम, तो यहाँ पर किस छंद में है, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, मंदाक्रांता या शिखरणी। यहाँ पर जो है वो होगा शिखरणी छंद। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही होगा हमारा, शिखरणी छंद है यहाँ पर। चिदानंदाकारम श्रुति सरसारम समरसम शिखरणी। यहाँ पर इनमें से में तेसु किम वाक्यम शुद्धम। प्रश्न संख्या 37 है ये, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। गुरु शिष्याय क्रुध्यति, गुरु शिष्य क्रुध्यति, गुरु शिष्य क्रुध्यति या गुरु शिष्यात क्रुध्यति। यहाँ पर कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है। हमें यहाँ पर शुद्ध वाक्य को बताना है। यहाँ पर चार वाक्य हमारे सामने हैं, उनमें से हमने देखना है कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो हमें सिर्फ शुद्ध वाक्य को वहाँ पर बताना है। और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें साथ में, और शेयर करते रहा करें बीच बीच में, आपको बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जितने ज़्यादा साथी होते हैं, मैं आपको बार बार कहता हूँ, इतना ही जैसे वीडियो चले उसमें अच्छे साथी जुड़ रहे हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं हमें भी एक अच्छा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आपको टेलीग्राम चैनल पर हम दोपहर तक ही लिंक प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आपके पास 4-5 घंटे होते हैं, आप जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड जो ग्रुप होते हैं उसमें शेयर कर दिया करें साथ साथ। और इसके अलावा आप इंस्टा पर हमें ज्वाइन कर लें, जिससे कि हम जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो उनको हम इंस्टा पर पोस्ट कर देते हैं वहाँ पर, या टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल देते हैं, तो वहाँ आप उसके आंसर को देख सकें। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, यहाँ पर क्या होगा, क्रोध आद्यार्थानाम प्रयोग यम प्रतीकोप है स संप्रदान संज्ञा स्यात्। तो वहाँ पर जिस पर
क्रोध होता है उसमें कौन सी होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर किसमें संप्रदान संज्ञा है, शिष्याय क्रुध्यति। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, गुरु शिष्याय क्रुध्यति। जैसे हरे क्रुध्यति, या जैसे दुष्टेभ्य क्रुध्यति, तो चोरेभ्य क्रुध्यति, इस तरह से जहाँ होगा वहाँ पर क्या होगा, क्रोधादि अर्थानाम प्रयोग यम प्रतीकोप है स संप्रदान संज्ञा साथ। जहाँ पर क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप दिखाया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति, प्रश्न संख्या 38 है ये। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 8, 10, 12 या 18? ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं, 8, 10, 12 या 18? जो ऋग्वेद के अंदर मंडल हैं वो कुल 10 हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ऋग्वेद में अगर हम मंडल क्रम से देखें तो वहाँ पर 10 मंडल होते हैं, 85 अनुवाक होते हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 जो हम मंत्र मानते हैं 1/4, ये हम मंत्र मानते हैं। तो है मंत्र ये। तो और अगर हम अष्टक क्रम कई बार पूछा जाता है हमसे, तो अष्टक क्रम में जो अष्टक हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हर एक अष्टक में 8 ही अध्याय हैं, तो कुल 64 अध्याय हैं वहाँ पर, और 2024 वर्ग हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर मंडल 10 हैं, 85 अनुवाक हैं और 1028 सूक्त हैं, और अष्टक 8 हैं, 64 अध्याय हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो है हमसे मंडल पूछा गया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, मंडलानी 10, ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है, गाम दोग्धि पय है इत्यस्मिन् वाक्ये गोणम कर्म किम। यहाँ पर गौण कर्म क्या है, गाम, दोग्धि, पय या किमपि न, इनमें से कौन सा गौण कर्म है। जो गाम दोग्धि पय, इसका क्या अर्थ होता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, गाय से दूध को दुहता है। तो यहाँ पर जो गौण कर्म है वो कौन सा है, गाम है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही होगा। किसमें क्या होता है, अकथितम से क्या होता है, अपादान आदि अन्य कारकों के द्वारा अकथित कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो वहाँ पर उसकी कर्म संज्ञा हो रखी है गाम। तो गाम दोग्धि पे यहाँ पर गौण कर्म जो कौन सा है वो गाम, और किससे यहाँ पर अकथितम च। इसका क्या अर्थ होता है, गाय से दूध दुहता है। कि यहाँ क्या होता है कि यहाँ दूह धातु के साथ इप्सितम कारक दूध होने के कारण गौ जो है वो अपादान कारक था, लेकिन अलग होने के अर्थ में, क्योंकि जो गाय से दूध अलग हो रहा था, लेकिन यह अपादान संज्ञा अकथित हो गया, अतः गो की जो कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति किम सूत्रम, नियम सूत्रम, परिभाषा सूत्रम, संज्ञा सूत्रम या अधिकार सूत्रम। ये कौन सा सूत्र है, तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति किम सूत्रम, नियम सूत्रम, परिभाषा सूत्रम, संज्ञा सूत्रम या अधिकार सूत्र। कैसा सूत्र है ये, क्या है तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिनिति जो निर्दिष्टे पूर्वस्य ये क्या है, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। कि सप्तम्यंत पद का उच्चारण कर जिस कार्य का विधान किया जाता है वह कार्य जो है वर्णांतर से अव्यवहित यानी व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान में होता है, ठीक है। तो ये कौन सा सूत्र है, ये एक परिभाषा सूत्र है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य क्या है, परिभाषा सूत्र। इसका तात्पर्य है जिस वर्ण के परे रहते जिस वर्ण को कोई कार्य विधान किया है उन दोनों वर्णों के बीच में कोई दूसरा वर्ण नहीं आना चाहिए। जैसे इको यण ची, इस सूत्र से अच परे रहते इक को यण विधान किया गया है, इसलिए इक और अच के बीच में कोई दूसरा वर्ण नहीं आना चाहिए। तो ये क्या होता है, तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये क्या है, एक परिभाषा सूत्र है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, परिभाषा सूत्र। प्रश्न संख्या 41 है, षड्विंश ब्राह्मणम केन वेदेन संबंधम। जो षड्विंश ब्राह्मण है किस वेद से संबंधित है, यजुर्वेदेन, सामवेदेन, ऋग्वेदेन या अथर्ववेदेन। षड्विंश ब्राह्मण केन वेदेन से संबंधम, तो ये है सामवेदेन। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। षड्विंश ब्राह्मण जो वो किससे संबंधित है, सामवेद से संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है यहाँ पर, अधिवस्ति वैकुंठम हरिहि इत्यत्र किम कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम। यहाँ पर कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, अधिपरि अनर्थकौ, अधिस्वरे अधिसिंस्थासाम कर्म और उपानदि आंग वस है। इनमें से जो कौन सा यहाँ पर कर्म संज्ञा विधायक
सूत्र है किसमें, अधिविस्ति वैकुंठम हरि, इसके अंदर अधिपरि अनर्थो अधिरीश्वरे अधिशिक स्थासम कर्म या उपान अधि आंग वस है। इनमें से कौन सा है जो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है? तो अधिवस्ति वैकुंठम हरि, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उपान अधि आंग वस जो सूत्र है वो यहाँ पर कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। ये क्या करता है कि उपाधि पूर्वस्य वस्तिर आधार है कर्म स्यात् की उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के परे रहने पर आधार की जो क्या है वो कर्म संज्ञा होती है, और ये क्या है वो अधिकरण संज्ञा का अपवाद है यहाँ पर, अधिवस्ति वैकुंठम हरि। तो यहाँ कौन सा कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है? उपानदि आंग वस है। इत्थंभूत लक्षणे इत्थंभूत लक्षणे इति सूत्रस्य किम् उदाहरणं? जटाभि तापसः जप मनु प्रारवर्षत नेत्रेण काणः या मार्गेण याति। इसमें जो इत्थंभूत लक्षणे सूत्र का कौन सा उदाहरण है यहाँ पर? यहाँ पर जो जटाभि तापस जो है ए ऑप्शन, वो इत्थंभूत लक्षण सूत्र का उदाहरण से कहता कंचित प्रकारम प्राप्त से लक्षण तृतीया स्यात्, कि वह इस प्रकार का है, इस प्रकार के अर्थ की प्राप्ति में लक्षण चिन्ह में जो तृतीय विभक्ति होती है, जटाभि तापस है, जैसे शिखया पंडित है, वेशेण यति ही, गणवेशेन छात्र है, आकृत्या शूर है, इस तरह से वहाँ पर इत्थंभूत लक्षण सूत्र से ये उदाहरण है। तो यहाँ पर जटाभि ताप से जो होगा वो इत्थंभूत लक्षण सूत्र का उदाहरण है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। वर्णानाम अति संहिता सन्निधि क्या भवति? प्रश्न संख्या 44 है ये, कि वर्णों की वो अति संहिता जो सन्निधि है वो क्या होती है? अति संख्या, संहिता संख्या, निष्ठा संख्या या हल संख्या? आसान प्रश्न है ये तो वो होगा संहिता संज्ञा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन से होगा, वर्णनाम अति संहिता सन्निधि क्या भवति? संहिता संज्ञा। गौतम न्याय सूत्रे कति पदार्थाः वर्णिता? गौतम न्याय सूत्र में कितने जो पदार्थ है वो वर्णित हैं? सप्त, चतुर्दश, षोडश या अष्टादश? गौतम न्याय सूत्रे कति पदार्थ वर्णिता, कितने पदार्थ जो है वो वर्णित है गौतम न्याय सूत्र के अंदर? तो वो है षोडश। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, षोडश। गौतम न्याय सूत्र कति पदार्थ वर्णिता? षोडश। गंधवत्वम कस्य लक्षणम? अग्नेः, जलस्य, पृथिव्याः या वायोः? गंधवत्वम कस्य लक्षणम, किसका लक्षण है ये गंधवत्वम? अग्नेः, जलस्य, पृथिव्याः या वायोः? तो ये किसका लक्षण है? पृथिव्याः। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, पृथिव्याः। गंधवत्वम कस्य लक्षणम? पृथिव्याः। न्याय वैशेषिक मते मृत्पिंडः घटस्य किम कारणम? निमित्त कारणम, समवायी कारणम, असमवायी कारणम या उभय कारणम? न्याय वैशेषिक मते मृत्पिंडः घटस्य किम कारणम? निमित्त कारणम, समवायी कारणम, असमवायी कारणम या उभय कारणम? मृत्पिंडः घटस्य किम कारणम भवति? तो वो होता है समवायी कारणम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा, न्याय वैशेषिक मते मृत्पिंडः घटस्य किम कारणम? समवायी कारणम। किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य कथावस्तु कुत्र गृहीतम? की जो कथावस्तु कुतः गृहीतम, कहाँ से ली गई है? महाभारतस्य शांति पर्वतः, महाभारतस्य उद्योग पर्वतः, भीष्म पर्वतः या महाभारतस्य वन पर्वतः? कि कहाँ से ली गई है? महाभारत के शांति पर्व से, उद्योग पर्व से, भीष्म पर्व से या वन पर्व से? किरातार्जुनीयम महाकाव्य, इस महाकाव्य के बारे में हम बृहत्तरे के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं हमने। इस तरह से इसमें सर्ग कितने हैं, कि जैसे किशन से हमने इसको याद किया होगा, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधचरित। किरातार्जुनीयम में 18 हैं, शिशुपाल वध में 20 और नैषध में 22 हैं। तो ऐसे हमने बहुत से एक्स्ट्रा फैक्ट्स ट्रिक्स के साथ कवर किए हुए हैं। इसके अलावा हमने जो UGC नेट हुआ था उससे पहले हमने 30 के लगभग हमने लाइव टेस्ट सीरीज़ को अपलोड किया हुआ है एक ही प्लेलिस्ट के अंदर।
आप उनको देख सकते हो। 14 से 15 घंटे का वो टोटल सिलेबस है, जिसमें हमें मैक्सिमम हमारा जो सिलेबस है संस्कृत का वो कवर हो जाता है। तो जिस साथी ने उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है वो एक बार कोशिश, मैं यही कहूँगा आपसे कि आप पेपर से पहले उस एक बार प्लेलिस्ट को पूरी को देख कर जाएँ। ज़्यादा लंबा समय नहीं है उसके अंदर, हम डेली अगर हम 2-2 3-3 वीडियो आराम से देख सकते हैं अगर अभी भी हमारे पास रूटीन के हिसाब से, तो उसमें मैक्सिमम जो हमारा टाइम है वो कवर अप हो जाएगा। तो एक बार उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमारा जो है वो कृतार्जुनीय महाकाव्य से कथावस्तु कुतः गृहीतम, तो वो कहाँ से है, महाभारतस्य वन पर्वतः है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा कि जो कृतार्जुनीय महाकाव्य है उसकी कथावस्तु वो कहाँ से ली गई है, वो महाभारत के वन पर्व से ली गई है। वैराग्य शतकम केन विरचितम, वैराग्य शतक है जो किसके द्वारा रची गई है, माधवेन, कात्यायनेन, भर्तृहरिणा या जगन्नाथेन। हमें पता है जो शतक त्रयी है वो किसकी रचना है, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, भर्तृहरि जी की रचना है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, वैराग्य शतकम केन विरचितम भर्तृहरिणा। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। सांख्य योगो नाम गीतायाः कः अध्याय, सांख्य योग नाम का जो गीता का कौन सा अध्याय है, प्रथम है, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ है। और मैं आपको बार बार कहता हूं साथियों कि जो भी हम प्रश्न आपको वीडियो के अंदर कर रहे हैं आप उनको आंसर करने की कोशिश करें। और जो वीडियो है उसको शुरू में ही जो भी आपके जिस समय आपके पास लिंक भेजा जाता है टेलीग्राम लिंक के अंदर, या आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन मिल जाता होगा, तो आप वहां उस टाइम उसको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करने का प्रयास करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें, एक लाइव टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें। और एक हमें भी अच्छा लगे कि एक समय पर हम या कोई 40-50 या 100 छात्र होते हैं, एक समय अच्छे छात्र हों, ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो उनमें एक अच्छा लगता है हमें प्रश्न के लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल भी शेयर होता है। कई बार जैसे हम प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे उसी टाइम आंसर करते हैं साथ साथ, तो जो आंसर आपको नहीं मिल पाते या हम खुद नहीं दे पाते आपसे, आप सोचते हैं कि मैं खुद नहीं इसका आंसर कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको उसका आंसर मिल जाता है और बाद में हम उसका आंसर आपको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के माध्यम से भी दे देते हैं। तो इसलिए आपको टेलीग्राम और इंस्टा का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ साथी उसके लिए बार बार पूछ रहे थे टेलीग्राम का लिंक या नंबर कुछ ऐसा, देखिए नंबर तो हम यहाँ पर नहीं शेयर कर सकते। तो आपको टेलीग्राम के लिंक के मैं बता रहा हूँ कि आप मुरारीलाल कौशिक @official करके आप टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ काफ़ी साथी हैं, आपको ऑलरेडी वहाँ पर मिल जाएगा। और जो हमने खुद की डीपी वहाँ पर यूज़ की हुई है जिससे कि आप उसको ईजिली पहचान सके, मुरारीलाल कौशिक @official, ठीक है। उसको आप ढूंढें और अपने टेलीग्राम से सर्च करें तो आपको वहाँ इजीली मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लें, तो जिससे कि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल होता है वो हम उसको शेयर कर सकते हैं, साथ में वीडियोस के लिंक हम वहाँ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और धीरे धीरे अगर जितने ज़्यादा साथी जुड़ते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ हम एक्स्ट्रा करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एक ज़्यादा से ज़्यादा हम कम समय में ज़्यादा कार्य को कर पाएँ। तो सभी साथी अपना फीडबैक जरूर देते रहें। तो यहाँ पर हमारा जो क्या अध्याय वो है द्वितीय, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो सही है। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और नहीं तो डिसलाइक करें, मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन जैसे डिसलाइक करते हो तो डिसलाइक करते हैं आप, तो उसका रीज़न ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि बाकी साथियों को भी पता लगे, बाकी साथी भी अपना सुझाव शेयर कर सकें आपके साथ में। और एक सभ्यपूर्ण व्यवहार रखें एक दूसरे के प्रति। कई बार हम ऐसा होता है कि किसी के प्रति हम सोचते हैं कि हमें पर्सनली कुछ ऐसा किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता। तो सभी साथी आपस में सभ्यपूर्ण व्यवहार करें। और एक आप जो भी कोई साथी प्रश्नों के उत्तर देता है तो सभी साथी उसको लाइक करें, आप सकारात्मकता फैलाएं, कि जिससे कि हमारा खुद का हौसला बढ़े कि साथी का जो भी आंसर कर रहा है। तो इसलिए सभी साथियों का धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी को सुचारू ढंग से करते रहें। धन्यवाद।